सैन फ्रांसिस्को में एपेक बैठक से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात 1 साल बाद हुई है और ये मुलाकात 4 घंटे चली। बैठक में जिन बातों पर सहमति बनी है वे हैं दोनों राष्ट्रपतियों के बीच टेलीफोन पर संवाद की बहाली, दोनों देशों की सेनाओं के बीच संवाद की बहाली जो अगस्त 2022 में नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन की तरफ से रोक दी गई थी। थिएटर कमांडरों के स्तर पर भी संवाद की बहाली पर सहमति बनी है। नशीली दवा फेंटेनिल की रोकथाम में मदद के लिए भी सहमति बनी है। फेंटेनिल से अमेरिका में हर दिन तकरीबन 300 लोगों की मौत होती है और इसे एक महामारी के तौर पर वहां देखा जाता है। चीन ने भरोसा दिया है कि इसकी सामग्री बनाने वाली रासायनिक कंपनियों पर वो लगाम लगाएगा और इसे अमेरिका के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिका और चीन के तनाव जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके बीच संवाद बहाली पर सहमति एक अहम कदम है। इससे विवाद के मुद्दों पर बातचीत कर उसे समाधान की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बाइडेन की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका और चीन को चाहिए कि कंपटीशन को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएं ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन में न बदले। इस मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ कुछ पिघली तो जरूर है, लेकिन इसे सिर्फ पहले कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। राह में रोड़े बहुत हैं। बैठक के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति को एक बार फिर तानाशाह कह दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो एक साम्यवादी देश का नेतृत्व करते हैं। जाहिर है चीन को ये तानाशाह वाला बयान जो है वो नागवार गुजरा होगा। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें उन तमाम मुद्दों का जिक्र है जो चीन और अमेरिका के बीच तनाव के कारण रहे हैं। अमेरिका ने सबके लिए खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र पर जोर दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपनी साझेदारों के हितों की रक्षा की बात की है। दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक मुक्त आवाजाही, शांति और अस्थायित्व पर जोर दिया है। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन ताइवान में लोकतंत्र के सम्मान की बात उसने की है। ताइवान में अगले साल जनवरी में चुनाव है और इस लिहाज से बात अहम है। ताइवान स्ट्रेट में शांति की बात की है और यहां चीनी सैन्य गतिविधियों पर संयम लगाने पर जोर दिया है। चीन के प्रांत शिनजियान और तिब्बत और उसके साथ साथ हांगकांग के संदर्भ में मानवाधिकार के मुद्दे पर भी उसने जोर दिया है। कोरिया प्रायद्वीप को पूरी तरह से परमाणु हथियार से मुक्त करना, इस बात को भी रेखांकित किया गया है व्हाइट हाउस के बयान में। रूस के हमले के खिलाफ अमेरिका यूक्रेन की सहायता जारी रखेगा, यह भी कहा गया है, और हमास के खिलाफ इजरायल की मदद भी वो जारी रखेगा, ये बात कही गई है। और इसलिए अहम है क्योंकि चीन का रवैया अमेरिका से इन दोनों मुद्दों पर अलग है। अमेरिका ने चीन की व्यापारिक नीति को अनुचित बताया है, गैर बाजारवादी आर्थिक गतिविधियों और अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ कठोर कदमों के मुद्दे को उठाया है। गलत तरीके से चीन में डिटेन किए गए अमेरिकियों की बात भी उसने उठाई है। जाहिर है कि अमेरिका ने उन तमाम मुद्दों को सामने रखा है जो चीन और अमेरिका के बीच तनाव की बड़ी वजह रहे हैं। दोनों देश दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अमेरिका को लगता है कि चीन उसे पछाड़ आगे बढ़ने की कोशिश में है, जबकि चीन इसे सही नहीं मानता। दोनों ध्रुव विरोधी देश आपस में बात करने को तैयार हुए हैं, तो इसके पीछे भी कुछ वजह है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। चीन आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका ने चीन के निर्यात पर अत्यधिक टैक्स लगाया हुआ है। कंपनियों पर कई तरह की पाबंदियां जो है वो लगा रखी है, जिसमें 5G से जुड़ी कंपनियां भी शामिल है। इससे चीन का बाजार छिंसा गया है। अमेरिका से संबंध सुधरने से उसे आर्थिक मदद होगी। एपेक में अमेरिका समेत 21 सदस्य देश हैं। इनका दुनिया की अर्थव्यवस्था में 60% की भागीदारी है। द्विपक्षीय संबंध सुधरे बिना आर्थिक सहयोग बढ़ाना मुश्किल होगा और दूसरी तरफ अमेरिका की भी अपनी कुछ मजबूरी है। 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। चीन से संबंध सुधरने से अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। यूक्रेन, रूस और इजरायल हमास युद्ध में अमेरिका एक तरह से भागीदार है, क्योंकि वो एक तरफ इजरायल की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद कर रहा है, और ऐसे में चीन के साथ नया मोर्चा खोलने से और अधिक आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोनों देशों ने दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया है, लेकिन संबंध को सामान्य करने के लिए रास्ता अभी लंबा है।